हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। अगर आपको इन लेक्चर्स रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर है 8881988317। और अगर कोई जैसे इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट वगैरह आप चेक करिए जाके। और इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसी प्लेलिस्ट में ही जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। 1947 के बाद हमारे यहाँ का फॉरेन ट्रेड कैसा था, हम कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। तो वैल्यू ऑफ ट्रेड मतलब होता है कि कितनी वैल्यू का हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब होता है कितनी वैल्यू का हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए फिगर देख रहे हैं, फर्स्ट प्लान में हमारा इंपोर्ट जो था वो हमारा आई थिंक 3651 था। और एक्सपोर्ट कितना था? 3109। शुरुआत से लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था और एक्सपोर्ट कम था। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट। जब भी हमारी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और जब हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, ठीक है। तो आफ्टर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारी कंट्री का आज तक ट्रेड डेफिसिट ही है। और उस टाइम हमारा ट्रेड सरप्लस था जब ब्रिटिश हमारे पर रूल करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से वो एक्सपोर्ट ज़्यादातर रॉ मटेरियल करते थे। तो रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है, तो उस वजह से ट्रेड सरप्लस रहता था। बट वो हमें बेनिफिट नहीं करता था। आज के टाइम जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमें बेनिफिट करता है, भले चाहे वो ट्रेड डेफिसिट हो। कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट होता ही है। और देखिए कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट होता है, तो इससे हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है, बट इंपोर्ट करने में वही फॉरेन करेंसी चली जाती है जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं। तो टोटल आप देख रहे हैं कि टोटल हमारे यहाँ 1951 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ था? 6760 का। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना हुआ था? 6760 का। और आज के टाइम 2017 के टाइम 2 का हुआ था, ठीक है, करोड़ का। करोड़ में ये सब फिगर हैं। टेबल वन ये बता रहा था कि वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड जो इंक्रीज करा 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान यही सब तो है। 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के टाइम कितना हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटिव क्या होता है मैंने आपको बताया। 5 ईयर प्लान पढ़ाया है, उस उन लेक्चर्स को देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान के जो मोटिव हैं, 5 ईयर प्लान क्यों बनाया गया था, ये सब मैंने बताया है आपको। लेक्चर्स को देखिए जाके। अब देखिए, तो वही बात बोल रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो स्टार्ट हुआ था 6760 से और खत्म कब हुआ था? 2,21,91,91,132 करोड़ में। ये देखिए खत्म यहाँ हुआ था 2017 तक। क्यों? क्योंकि 2017 तक का यहाँ डेटा क्यों दिया है? क्योंकि 2015 में ही हमारा नीति आयोग आ गया था प्लानिंग कमीशन की जगह। प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया था? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म, नीति आयोग जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो नीति आयोग ले आई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग आ गया था, प्लानिंग इस कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया था, तो उसी की जगह नीति आयोग आया था। और इसी की जगह अगर देखा जाए हमारा, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपोर्ट इंक्रीज बाय 3612 टाइम्स, एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 2895 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा पूरे यहाँ से लेके इंपोर्ट जो है 3651 से हमारा जो इंपोर्ट है यहाँ तक 1,31,89,647। मतलब बोलने का मतलब है कि जो हमारा इंपोर्ट था वो 3000 गुना बढ़ा और एक्सपोर्ट तो जो था हमारा 2895 टाइम्स हमारा बढ़ा, ठीक है। बोलने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितने टाइम्स ये बढ़े। कब से? 1957 से, ठीक, सॉरी 51 से। 1951 से हमारा 2017 तक हमारा कितने टाइम्स हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, कितने टाइम हमारा इंपोर्ट बढ़ा? 1951 क्यों? क्योंकि इसी से ही प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग होना हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट सीम्स टू एन इम्प्रेसिव स्टोरी, हाउएवर देयर आर एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रेस इन दी स्टोरी। एक अच्छी स्टोरी है बट इसमें कुछ सारे डिस्ट्रेस हैं। क्या क्या? परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैज बीन हाई ओइंग टू द बेस इफेक्ट। देखिए बेस इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहली बात बेस इफेक्ट ये समझ लीजिए। देखिए बेस इफेक्ट में मतलब होता है इट इज द इम्पैक्ट ऑफ बेस ईयर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड इट्स परसेंटेज चेंज ओवर टाइम। स्मॉलर द बेस वैल्यू हायर वुड बी द परसेंटेज। देखिए होता क्या है कि जैसे
अब आपने मान लिया कि 2001 में आपका मान लीजिए एक्सपोर्ट आप 10 चीज़ों को कर रहे थे, और 2017 में आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो होने लगा, क्या कहते हैं, 1000 चीज़ों का। तो आपका 2001 से 2017 में कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ठीक है ना। तो वही यहाँ भी हुआ था कि जो बेस इफेक्ट था, बेस मतलब एक बेस ईयर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कंपैरिजन करना है कि 2017 में कितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो हम एक बेस ईयर लेंगे कि 2000 में कितना था। तो 2000 में हमारा मान लीजिए एक्सपोर्ट हम 10 क्वांटिटी का करते थे, और 2017 में हम लोग 1000 क्वांटिटी का करने लगे। तो बेस इफेक्ट मतलब एक बेस ईयर लिया गया, उससे कंपैरिजन करा गया। तो हमने देखा कि हम 2000 में 10 क्वांटिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, और 2017 में हम लोग 1000 क्वांटिटी का, तो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो बेस इफेक्ट ही जब कम है तो हमारा जो इंक्रीमेंट आएगा वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। मतलब आप जब कम से स्टार्ट करेंगे और आखिरी में आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वैल्यू है बढ़ी हुई दिखी है, ये बेस इफेक्ट के वजह से बढ़ी है। और बेस इफेक्ट क्योंकि बेस ही हमारा बहुत ही ज़्यादा, बेस ईयर में ही हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हुआ था, इस वजह से आज के टाइम हमें लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है। कंपेयर करें अदर कंट्रीज से तो इसके मुकाबले कुछ नहीं है, बट हमारा शुरुआती जीरो से हुई थी, शुरुआती बहुत कम से हुई थी, जीरो से तो नहीं, शुरुआती हमारी बहुत कम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्टिंग में हमारा कम होता था, और आज के टाइम थोड़ा ज़्यादा होने लगा। तो उस वजह से कंपैरिजन जब हम करते हैं, उसका निकालते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, मतलब 3000 टाइम्स, जैसे मैंने बोला 2000 टाइम आता है। तो ये इसी वजह से आता है, क्योंकि बेस इफेक्ट बिल्कुल ज़्यादा खास नहीं था, बेस ईयर में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा खास नहीं था, उससे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, वाइल ओवर टाइम इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव टेंडेड टू राइज। टाइम के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड में हमारा इंडिया का शेयर कितना है, डिक्लाइन हुआ है। मतलब कि पूरे अगर कंट्री में देखें तो इंडिया कितना ट्रेड करती है वो डिक्लाइन हुआ है। हम लोग पूरे कंट्री में, पूरे ग्लोब में 1.8% हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे 1951 में, 1950s में, और 1991 में हम करने लगे थे 0.5%। मतलब कि पूरी कंट्री, पूरी जो ग्लोब है, पूरा जो है ग्लोब, तो क्या कहते हैं उसमें हम मतलब 0.5% सिर्फ कर रहे थे। पूरी हर कंट्रीज का अगर देखा जाए तो उसमें से सिर्फ हम 0.5% इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कि ना के बराबर बिल्कुल हम कर रहे थे। तो देखा आपने कि कितना हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो रहा था। अब देखिए क्या लिखा है कि इट इज ओनली द आफ्टर इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जब से 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा इम्प्रूव हुआ, वर्ल्ड ट्रेड में हमारी कंडीशन सही हुई। इन 2017 इंडिया शेयर हम लोग क्या कहते हैं 2.1% अपना इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट रेट, हम लोग 2.1% एक्सपोर्ट करते थे और 2.6% हम लोग इंपोर्ट करते थे। थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हुई जब से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करा मतलब कि हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। पहले इंपोर्ट को हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। तो 1991 के बाद जब हमने इंपोर्ट करना चालू करा, एक्सपोर्ट करना चालू करा, बाहर की कंपनीज को अपने यहाँ मौका दिया, तो थोड़ा हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्प्रूव हुआ, ठीक है ना। तो अगेन इन दी इट इज़ ओनली द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिखा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से ही जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो सिग्निफिकेंट हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म मैं आपको बताऊंगा, बस आप अभी ये जानिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आया था। इसमें मेजर चेंजेस लिए गए थे बाय द मनमोहन सिंह, और जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब होता है, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब होता है किस तरीके के गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, किस तरीके के गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रिफर टू द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब आपको तो ये पता ही होगा, ब्रिटिश टाइम पीरियड हम लोग क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं कि हम उसको रॉ मटेरियल को अपने ही आई यूज कर लें और उसी से कोई चीजें बना लें। तो composition of trade refer to the item of export and import after independence there has been substantial rise। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो टाइप्स ऑफ गुड्स है, जिस तरीके के हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो काफी ज्यादा चेंजमेंट हुआ। क्या क्या आया देखिए,
सबसे पहली बात, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, ठीक है ना। देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडिपेंडेंस के बाद मतलब 1947 के बाद हमारा जो, अब हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं करते थे, रॉ मटेरियल वगैरह जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एक्सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि द इंडियन स्टार्टेड यूजिंग फार्म प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्योंकि जो हमारे यहाँ का फार्म प्रोडक्ट था, जो हमारे यहाँ के फार्मिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट निकलता था, जो आउटपुट निकलता था, उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करने लगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब कि जो हमारे यहाँ का आउटपुट था वो हम ही यूज करने लगे, जो हमारे यहाँ का फार्मिंग से आउटपुट निकलता था हम ही उसको यूज करने लगे। जब हम ही यूज करने लगे तो हम बाहर उसे एक्सपोर्ट क्या करेंगे। और दूसरी बात, देयर इज अ सब्सटेंशियल राइज इन इंडिया पॉपुलेशन। और दूसरी बात, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो ज्यादातर जो हम लोग प्रोड्यूस करते थे वो हम खुद ही कंज्यूम करते थे, डोमेस्टिक कंजप्शन होता था। जो फार्मिंग वगैरह, फार्मर्स वगैरह जो भी चीजें प्रोड्यूस करते थे वो खुद ही कंज्यूम करने लगे थे। तो दोनों बातें देख के ये पता चलता है कि पहली बात तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ का जो आउटपुट फार्मर प्रोड्यूस करते थे वो अपनी कंपनी में यूज करने लगे। जैसे कि अब जैसे गन्ने का है, शुगर केन का है, तो उससे क्या कहते हैं कि शुगर बनाने लगे, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं काफी, मतलब जो फार्मर्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाले यूज करने लगे। और जो हमारे यहाँ का आउटपुट जो मतलब व्हीट, राइस वगैरह प्रोड्यूस होता था वो डोमेस्टिक कंजप्शन ही के लिए ही हो गया। क्योंकि हमारी उस समय पॉपुलेशन भी खूब बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन बढ़ रही तो पॉपुलेशन को खाएगी कि क्या कहते हैं, बाहर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने कुल मिला के आप बात ये समझिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर की चीजों का एक्सपोर्ट कम हो गया था क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी चाहिए था, तो उसके लिए उनको मिल जाता था। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम का भी परसेंटेज शेयर कम हो गया था। जैसे कन्वेंशनल आइटम मतलब क्या होते हैं, इंक्लूड जूट, टी, फूड ग्रेन, मिनरल। तो ये सब हमारे कन्वेंशनल आइटम होते हैं। दीज आइटम कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में जब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था तो हम लोग मतलब जब ब्रिटिशर्स भी नहीं आए थे तो हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट ज्यादातर टी का होता था, जूट का होता था, फूड ग्रेन होता था, मिनरल्स होते थे। बट these items constitute the bulk of India export at the time of independence, but with the planned development program डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द कन्वेंशनल आइटम। हुआ क्या कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स के टाइम भी हमारे यहाँ से जूट, टी, फूड ग्रेन वगैरह का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। बट हुआ क्या टाइम के साथ कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि पॉपुलेशन ही को ही हम ये सब प्रोवाइड करने लगे, ठीक है ना। पॉपुलेशन ही ये सारा कंजप्शन करने लगी। जब पॉपुलेशन ही ये सब कंजप्शन करने लगी कि जूट, टी का, फूड ग्रेन वगैरह का, तो हम बाहर एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मेनली बोलने का मतलब ये है कि पहले हम लोग जूट, टी, फूड ग्रेन वगैरह का तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट टाइम के साथ हमारी क्या है, टाइम के साथ हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई। मतलब लोगों की, जो इंडिया में लोग हैं वही डिमांड इन सब चीजों को करने लगे, तो हम एक्सपोर्ट अब कम कर दिया इन चीजों का। और इंक्रीज इन शेयर ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। देखिए, परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टर्म्स हैज टेंडेड टू राइज प्रेजेंटली। जैसे हमारे यहाँ से जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स आर द नोटेबल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। कुछ मशीनरी हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ जेम्स होते हैं और कुछ व्हीकल्स हैं जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं आज के टाइम भी। द फैक्ट दैट प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, उसका ही ये रिजल्ट है। उस समय प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 19, वही प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 19 प्लानिंग हुई थी, तो उसी का ही ये रिजल्ट है कि हम अपने जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग प्रीशियस मेटल का एक्सपोर्ट करने लगे, जेम्स का एक्सपोर्ट करने लगे, कुछ मशीनें थी उनका हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, बनाते थे उनको एक्सपोर्ट करते थे, और व्हीकल्स वगैरह, ठीक है ना। तो द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड सजेस्ट दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्टैटिक एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। अब हम लोग स्टैटिक और बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं थे, क्योंकि अब हम लोग प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्ट करते थे और हम लोग एग्रीगेरियन, वो एग्रीकल्चर की चीजों का नहीं, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। और इंडियन इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी भी नहीं थी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी वो होती है जहां ज्यादातर चीजें हम लोग एक्सपोर्ट किसकी करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज सो सिग्निफिकेंट साइन ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन आया था, एक स्ट्रक्चर ही पूरा बदल गया था। और जब पहले हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर पूरा पूरा डिपेंडेंट थे, और अब हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी डिपेंड हो गए, ठीक है ना। पहले हम ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड्स का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड का एक्सपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स जो थे हम उसे एक्सपोर्ट करते थे। बट आज के टाइम हम सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का भी
एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है ना। एग्रीगेरियन इकोनॉमी क्या होती है? एग्रीगेरियन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सब लोग किस में डिपेंड है? एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड है। फार्मर्स वगैरह जो भी हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वहाँ की, वो एग्रीकल्चर में डिपेंड है। इट इज द फॉर्म ऑफ दैट इकोनॉमी वेयर मेजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द एग्रीकल्चर लैंड। और एग्रीगेरियन इकोनॉमी वो होती है जहाँ ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। और दूसरी बात, वहाँ मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड। सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वहाँ? लैंड। जिससे हमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहां सिर्फ लैंड होता है। तो एग्रीगेरियन इकोनॉमी पहले हमारी इंडिया एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन क्या था? सबसे पहली बात देखिए, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब होता है कि किस कंट्री से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। ठीक है ना। लिखा है यहाँ, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड रिफर टू द कंट्रीज टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्री फ्रॉम विच इंपोर्ट, मतलब किस कंट्री से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। तो देखिए पहला क्या लिखा है, सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज आल्सो अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज। 1951 के बाद से हमारे यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था, मतलब हम जिससे पार्टनर थे, जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स थे जिनसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, वो चेंज हुए। लिस्ट ऑफ अवर ट्रेडिंग पार्टनर हैज टेंडेड टू एक्सपैंड। और वो जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर थे उनकी लिस्ट एक्सपैंड हुई है इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए सबसे पहली बात, प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, हमारा आज के टाइम मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम। ये सारे हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और दिस इज शार्प कॉन्ट्रास्ट प्री 1951 के पहले, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो हम ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? यूके, यूएसए से, वही ब्रिटेन। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी बढ़ गए, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हम बाकी कंट्रीज से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। अ नोटेबल फीचर ऑफ द इंटरनेशनल notable features of the directional pattern of India foreign trade that is in recent year UAE has emerged as our leading trading partner। कुछ सालों में हमारा यूएई जो है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो क्या कहते हैं, वो हमारा एक लीडिंग पार्टनर वो हुआ है, इमर्ज हुआ है। क्या? यूएई, यूएसए विच आवर लीडिंग पार्टनर टिल 2007 एंड 8। यूएसए जो था हमारा लीडिंग पार्टनर कब तक था? 2007-8 तक था। और कंटिन्यूज टू रिमेन सो फॉलोड बाय यूएई एंड चाइना। यूएई और चाइना भी हमारे थे। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट किसको करते हैं? यूएसए को। देखिए लिखा है ना 15.9%। यूएई को हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 9.1%। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट किसको करते हैं? यूएसए को। किसको करते हैं? यूएसए को हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है। तो यूएसए शेयर, वही लिखा है, यूएसए शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द 2018 वाज रिकॉर्डेड टू 15.9। यूएई का था 9.1, यहाँ लिखा है चाइना का था 5.1, और बाकी कंट्री से हम 69.9% का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक्सपोर्ट का डेटा था जो ऊपर था। अब इंपोर्ट का देखिए, सबसे ज्यादा इंपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चाइना ही से करते हैं। सबसे ज्यादा हम उन्हीं से ही क्या करते हैं? उन्हीं से ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो एक बात आप समझिए, यूएसए के साथ हमारा क्या रहता है? यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में रहता है, क्योंकि यूएसए से हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। और चाइना से हमेशा हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। चाइना से हमारा क्या रहता है? ट्रेड डेफिसिट रहता है, क्योंकि हम लोग उससे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है। इंपोर्ट हम चाइना को करते हैं सॉरी, इंपोर्ट कह रहे हैं, एक्सपोर्ट हम करते हैं 5.1। मतलब चाइना को माल सिर्फ 5.1% बेचते हैं, और चाइना हमें बेच देता है 13.7%। ठीक है ना। तो चाइना के ऊपर ज्यादा हम डिपेंडेंस है, इस वजह से चाइना से इस समय बॉर्डर टेंशन वगैरह भी हैं। तो चाइना से वही मोदी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर की, अपने यहाँ माल आप बनाइए, अपने यहाँ गुड्स आप बनाइए, बाहर से इंपोर्ट ना करिए। तो ये सब वही चीजें हैं। तो इनको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया हैज आल्सो इमर्ज अवर सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर रिकॉर्डेड टू 4%। सऊदी अरेबिया हमें हमारा 4%। देखिए सऊदी अरेबिया को हम लोग इंपोर्ट कितना करते हैं? 5.6%। बोलने का मतलब है सऊदी अरेबिया जो भी है हमारा, वो भी हमारा एक लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर आने वाले सालों में बना है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टू वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, जब से हमने क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन करा है, ठीक है, कि बाहर से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे, और फ्री ट्रेड करा है। फ्री ट्रेड मतलब होता है कि बाहर से अगर कोई इंपोर्ट परचेज कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, बिल्कुल टैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना, फ्री ट्रेड वगैरह है। तो जब से हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन करा है और फ्री ट्रेड करा है, तो चाइना गुड्स हैव डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट। तब से चाइना के जो गुड्स थे उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, मोर देन द इंडियन गुड्स इन द चाइनीज मार्केट। चाइनीज जो इंडियन मार्केट मच मोर देन द इंडियन गुड्स इन द चाइनीज मार्केट। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ,
लिखा है चाइनीज ने सबसे पहली बात तो क्या करा, इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, मच मोर, कितना ज्यादा, इंडियन गुड्स से भी ज्यादा। अब हमारे यहाँ जब आप कोई मार्केट में जाते हैं तो चाइनीज गुड्स ज्यादा दिखते हैं आपको, इंडियन गुड्स कम दिखते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली अवर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना बहुत ही ज्यादा राइज हुआ है, और एक्सपोर्ट हम चाइना को कम करते हैं, सो दैट चाइना हैव सक्सीडेड मच मोर देन इंडिया इन हैरेसनिंग द गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे ज्यादा फायदा इंटरनेशनल ट्रेड को किसको हुआ, अगर इंडिया के साथ देखें, इंडिया के साथ हम देखें कि सबसे ज्यादा हमें हमसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, तो चाइना को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ऊपर कि चाइना ने गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फायदा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड का किसको हुआ, चाइना को। देखिए चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, चाइना को हम लोग इंपोर्ट करते हैं 13.7% का, और चाइना से हम लोग एक्सपोर्ट कितना करते हैं, चाइना को हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, फिर 5.1%, मतलब 5.1 का हम एक्सपोर्ट करते हैं, माल बेचते हैं, और 13.7% का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कितना चेंजमेंट है। तो सबसे ज़्यादा हमने जब अपने इकोनॉमी को ओपन करा, ग्लोबलाइजेशन ये सब हुआ, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला, चाइना को मिला, ठीक है ना, चाइना को मिला, और जिसकी वजह से ही हम लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ कम करने की बात करी जाती है हर टाइम कि हाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हो, ठीक है। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 1991 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।